हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की पुस्तक का लेसन 6 नागार्जुन जी के द्वारा रचित पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान और इनकी दूसरी कविता है फसल। आज हम नागार्जुन जी के इन्हीं दो कविताओं को व्याख्या के माध्यम से पढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में नागार्जुन जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में काफ़ी कुछ बताई थी और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन्स पर क्लिक करना न भूलें, ताकि मैं आप सभी लोगों को अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए नागार्जुन जी की दोनों कविताओं यानी कि पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता फसल को व्याख्या के साथ शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले नागार्जुन जी की कविताओं का सार रूपी वर्णन के महत्व को समझ लेती हूँ। तो जैसा कि ये देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए इसमें दिया है इनकी पहली कविता दंतुरित मुस्कान में छोटे बच्चे की मनोहरी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, यानी कि कवि के मन में छोटे बच्चे के प्रति जो प्रसन्नता होती है, जो खुशी होती है, उन्हीं सब को देखकर कवि ने अपनी कविताओं में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। और कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए, यानी कि शिशु के स्पर्श में ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए। और कवि कहते हैं कि इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है, यानी कि कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उनके झोपड़े के अंदर ही खिल उठे हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा कहीं उन्हें देखते देखते थक न जाए, इसलिए वह आँख फेर लेते हैं। तो ये थी कवि नागार्जुन जी के पहली कविता का महत्व। और अब इनकी दूसरी कविता फसल की बात करें तो कहते हैं कि फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहराती फसल आँखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे ही बताया है नागार्जुन ने अपनी दूसरी रचित कविता फसल में। यानी कि कवि कहते हैं कि फसल को उगाने के लिए जिस प्रकार नदियों का पानी, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा विभिन्न प्रकार की मिट्टी, सूर्य की किरणें और वायु की मंद गति का परिणाम है, उसी प्रकार मेरी कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। यानी कि कवि कहते हैं कि फसल मनुष्य और प्रकृति के दोनों के मिलकर कार्य करने से ही उपजता है। और इसके अतिरिक्त बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। यानी कि इन्हीं सारूपी वर्णन को देखते हुए कवि कहते हैं कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृत के दौर में कृति संस्कृत के निकट ले जाती है। तो ये था कवि नागार्जुन जी के दोनों कविताओं का सारूपी वर्णन का महत्व। और अब हम इनके द्वारा रचित दोनों कविताओं को व्याख्या के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो जैसा कि ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको और दिख जाए, और थोड़ा छोटा कर, ये देखिए अब आपको पूरा दिख रहा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान इनकी पहली कविता दी गई है और इसी को हम पहले व्याख्या के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। और इनकी इस कविता में दिया है, देखिए कविता है इनकी, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात,
परस पाकर तुम्हारी ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि इस कविता में कवि एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान करते हैं जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, यानी कि बच्चा 6 से 8 महीने का है और जब वह मुस्कुराता है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक नए जीवन का संचार हो। यानी कि कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंत्रित मुस्कान का मतलब होता है छोटे बच्चे के दांतों की मुस्कान, और मृतक मतलब मरे हुए। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि तुम्हारे ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान एक मरे हुए इंसान के अंदर भी जान डाल सकती है। यानी कि यहाँ कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी ही खुशियाँ हर व्यक्ति के जीवन में भी आ सकती हैं जिसके जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा है। और फिर कवि कहते हैं, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूलि धूसर का अर्थ होता है धूल मिट्टी से सना हुआ, और जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। तो यहाँ फिर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो पूरा शरीर है वह धूल मिट्टी से सना हुआ है, और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल तालाब में न खिलकर मेरी झोपड़ी के अंदर ही खिल गया हो। और फिर आगे है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर मतलब तुम्हारा स्पर्श पाकर, और पाषाण मतलब पत्थर। तो फिर कवि अपनी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि तुमको देखते ही तुम्हारा स्पर्श पाकर मेरा यह पत्थर जैसा कठोर हृदय जल के समान पिघल गया है। यानी कि तुमने मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ला दी हैं। इसके बाद देखिए आगे दिया है, चलिए देखते हैं आगे क्या है इनका। ये देखिए आगे दिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस देखते हैं। इसमें दिया है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। यहाँ शेफालिका के फूल का मतलब है कि एक प्रकार का फूल होता है, शेफालिका का एक प्रकार का फूल है जिसे छूते ही नीचे गिर जाते हैं। तो ठीक है, यानी कि इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने तुमको छुआ वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि मानो तुमको छू लेने से बाँस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। यानी कि यहाँ कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि तुम में वह जादू है जिसका स्पर्श करते ही मेरा सारा जो शरीर का दुख दर्द था नीचे गिर गया हो, अर्थात खत्म होने लगा है। जिस प्रकार शेफालिका के फूलों को छूते ही वह नीचे गिर जाते हैं, वैसे ही मेरे भी दुख दर्द खत्म होने लगे हैं। यानी कि मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। और आगे है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। तो फिर कवि कहते हैं कि लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, क्या तुम मेरी तरफ लगातार देखते ही रहोगे। और आगे, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते ही रहोगे तो तुम्हारी ये छोटी छोटी आँखें थक जाएंगी, इसलिए मैं ही अपनी आँखों को फेर लेता हूँ, यानी कि मैं ही कहीं और देख लेता हूँ। और फिर आगे दिया है
क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो यानी कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि क्या हो गया कि हम लोग पहली बार परिचित नहीं हो सके, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को जान नहीं पाए। लेकिन आज तुम्हारी माँ यदि माध्यम न बनी होती, यानी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा इस तरह अच्छे से ख्याल न रखा होता, तो शायद मैं तुम्हें देख नहीं पाता और मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को न ही मैं देख सकता और न ही मैं जान पाता। और आगे है, इसमें आगे देखते हैं। आगे दिया है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, अन्य अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यानी कि तुम्हारी माँ भी धन्यवाद और तुम्हारा भी धन्यवाद और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद, अर्थात तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। चिर प्रवासी का मतलब होता है अजनबी व्यक्ति और इतर का मतलब दूसरा, ठीक है। और यहाँ कवि कहते हैं कि मैं तो कोई दूसरा हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, मैं तो कोई अन्य अतिथि हूँ। और यानी कि कवि कहते हैं बच्चे से कि तुम्हारा और हमारा क्या संपर्क है, तुम मुझे नहीं जानते हो और मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे लिए कोई और हूँ, यानी कि एक अतिथि के समान हूँ। और आगे दिया है, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जबकि आंखें चार, जब तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि फिर यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यानी कि उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जबकि आंखें चार। तो यहाँ मधुपर्क का पहले मतलब आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इसका कई अर्थ होता है, जैसे दूध या घी या फिर शहद और या फिर अमृत का पान, ठीक है। और कनखी मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना, यानी कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चा अर्थात माँ की उंगली चूस रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही हैं। और इस बीच कवि उस बच्चे से कह रहे हैं कि तुम अपनी कनखियों से मुझे देख रहे हो, यानी कि तुम एक तिरछी नज़र से मुझे देख रहे हो, परंतु जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि हमारी आंखें चार हो रही हैं। यहाँ पर आंखें चार होना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है एक ही समय में एक दूसरे को देखना, ठीक है। और फिर आगे दिया है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का अर्थ होता है सुंदर। और फिर कवि कह रहे हैं कि जब हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, उस समय मुझे तुम्हारी ये छोटी छोटी दांतों वाली ये प्यारी मुस्कान बड़ी ही छविमान लग रही होती हैं, यानी कि बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। और तुम्हारी ये छोटी छोटी दांतों वाली मुस्कान मुझे इतनी सुंदर लग रही हैं जैसे कि मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। तो ये था नागार्जुन जी के द्वारा रचित पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान, जिसे मैंने आप लोगों को व्याख्या के माध्यम से समझा दी हूँ। और अब हम नागार्जुन जी की दूसरी कविता फसल को व्याख्या के माध्यम से समझते हुए पढ़ेंगे। ये देखिए, इनकी दूसरी कविता है फसल, ठीक है। लेकिन इस कविता को भी पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम में से बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे,
यानी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं कि जिस फसल के कारण हमें भोजन प्राप्त होता है वह फसल कैसे उपजती है। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करती हूँ। इस कविता में दी गई है, पढ़ती हूँ। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यानी कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि फसल को उगाने में एक या दो बूंदों की नहीं बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। यानी कि बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। और फिर दिया है, इसमें आगे दिया है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। और यानी कि फिर कवि कहते हैं कि फसल को उगाने में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी हुई होती है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों या किसानों के हाथ लगते हैं। और फिर आगे है, आगे दिया है, एक के नहीं, इसमें और नहीं है। देखिए इसमें अगली स्क्रीन में देखते हैं, इसमें दिया है आगे, ये देखिए इसमें दिया है, इसमें एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी कि फिर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि फसल के एक या दो मिट्टी के गुण धर्म का उत्पन्न किया गया पदार्थ नहीं है, बल्कि ये अलग अलग मिट्टी से उगाया जा सकता है। यानी कि इस पंक्ति में कवि ने फसल में हजारों खेतों की मिट्टी के गुण धर्म के महत्व को बताया है। और फिर इसके बाद दिया है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो फिर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपने आप से पूछते हैं कि आखिर में ये फसल है क्या। जिस फसल को हम जैसा देखते हैं, यानी कि जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है और वह कई प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म अपने में संजोए हुए हैं। इसके अतिरिक्त वह सूरज की किरणों का रूपांतर है और कवि को यह भी लगता है कि फसल में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। यानी कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि फसल के तैयार होने में कई प्रकार की शक्तियों और अवयवों का योगदान है और फसल के तैयार होने में मिट्टी से ज़रूरी पोषक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पानी, धूप और हवा का काफ़ी योगदान है, लेकिन मनुष्य के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचते, तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। अतः मानव श्रम फसल के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो ये था नागार्जुन जी द्वारा रचित पहली कविता, यह दंतुरित मुस्कान, और इनकी दूसरी कविता फसल। और ये देखिए यहाँ पर हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ शब्दार्थ भी देखिए यहाँ पर डाल दी हूँ। आप इसे भी चाहे तो अपनी सुविधा के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की हमारी यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें, ताकि मेरी आगे की वीडियो को जितनी मैं वीडियो को और अपलोड करूं,
उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।